नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको चैनल पर हिंदी, गणित, विज्ञान, शांति शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन सभी विषयों को रेगुलर बेस पे पढ़ाया जा रहा है। यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ढूंढें और आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस दी जा रही हैं। परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की डेली वीडियो आपको दी जा रही हैं। यदि आपको कंटेंट पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कंटेंट ऐसा मिलेगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, अब आज आपको विज्ञान रोमेश सर स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व पर पढ़ाएंगे। तो अब आप रोमेश सर के साथ क्लास का मजा लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। आज चौथा चैप्टर स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है? तो स्थिर विद्युत से अभिप्राय किसी वस्तु की सतह पर निर्मित हुए विद्युत आवेश से है। इससे क्या अभिप्राय निकल कर आ रहा है कि कोई वस्तु है, उसकी सतह पर जो आवेश उत्पन्न होता है, निर्मित होता है, उसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। जब भी दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जब भी दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं या पृथक होती हैं, तो आवेश का अंतरण होता है। लेकिन यह दोनों सतहों में से एक में विद्युत प्रवाह के प्रति उच्च प्रतिरोध है। यदि एक में विद्युत प्रवाह के प्रति उच्च प्रतिरोध है तो स्थिर आवेश यथावत रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जानकारी के लिए ये हेडिंग बता दी गई है आपको कि स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन जानकारी भी जरूरी होती है। फिर आते हैं आवेश क्या होता है। किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़े जाने पर, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़े जाने अथवा एक दूसरे के निकट या संपर्क में आने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है, उसे वस्तुओं का आवेशन कहते हैं। क्या समझ में आया कि किन्हीं दो वस्तुएं हैं, उनको आपस में रगड़ दीजिए, रगड़िए या एक दूसरे के संपर्क में ला दीजिए, तो उसमें अपनी ओर जो आकर्षित करने का गुण है, उसे ही वस्तुओं का आवेशन कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये जरूर याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी डिफिनेशन पूछी गई है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। कितना आवेश होता है ये भी आप याद रखिए, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इसके प्रकार क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक ऋणात्मक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, क्या करते हैं? जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धनावेश होता है तथा रेशम में उत्पन्न आवेश ऋणात्मक होता है। कुछ समझ में आया? जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होगा वह होगा धनावेश, और जो रेशम में उत्पन्न होगा वह होगा ऋणावेश। फिर देखते हैं जो विजातीय होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेशित होते हैं वस्तु, उनके बीच क्या होता है? आकर्षण बल पैदा होता है। और जो सजातीय होते हैं, जो समान प्रकार के आवेशित वस्तुएं होती हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण पैदा होता है। तो याद रखना, विपरीत प्रकार की वस्तुएं आकर्षित करती हैं और जबकि समान प्रकार की वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण होता है। फिर आगे देखते हैं
कूलाम का क्या नियम होता है? कूलाम का नियम बताइए। ये भी पूछा गया क्वेश्चन 1 नंबर में। इसकी डिफिनेशन आप लोगों को पहले से याद होगी क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो आइए देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यह बल जो होता है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जो आपको बॉक्स में एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, उस फार्मूले से आप इसकी डिफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। कोई दो बिंदु आवेश आप ले लीजिए, Q1 इंटू Q2। क्या लिखा है? फार्मूला क्या दिया गया है? F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पर हम इस नियम की व्याख्या करेंगे, मतलब इसकी डिफिनेशन इसी फार्मूले से निकालेंगे। दो स्थिर बिंदु Q1 Q2 हैं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लग रहा है। दोनों आवेशों की मात्राओं के दोनों के बीच क्या लग रहा है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है। चाहे वो आकर्षण बल लग रहा हो चाहे प्रतिकर्षण बल लग रहा हो। अब दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल Q1 इंटू Q2, दोनों की मात्राओं का गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती और उनके बीच की दूरी क्या है? R, उसके वर्ग R स्क्वायर के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। समझ में आया? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। फार्मूला भी इसका याद रख लेंगे। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन इसका मात्रक। फिर अगली हेडिंग देखते हैं, विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई आवेश है उसके चारों ओर का कोई भी क्षेत्र, उसमें कोई दूसरा आवेश आकर के टपक पड़ता है तो अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, अगर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? उस बिंदु पर एक बहुत ही छोटा आवेश Q0 रखते हैं, जिसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए उस बिंदु पर एक बहुत ही छोटा आवेश Q0 रखते हैं, उसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अब डिफिनेशन देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, बल को डिनोट करते हैं F, और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सा है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस विद्युत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? E से, कैपिटल E से। तो कैपिटल E इक्वल टू F अपॉन Q0, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आप डिफिनेशन याद रखेंगे और इसी फार्मूले से आप डिफिनेशन बना भी सकते हैं कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर विद्युत विभवांतर व विभव क्या है? फिर आगे देखते हैं विद्युत विभवांतर व विभव क्या है। किसी चालक, कोई चालक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धनावेश प्रभावित होने पर व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई चालक है, उस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे से एकांक, एक इकाई
धन आवेश प्रवाहित होने में जितनी भी ऊर्जा व्यय होती है, जितनी भी ऊर्जा व्यय होती है उसको चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, ये आप नीचे फार्मूला जो बॉक्स में दिए रहते हैं ये आप पढ़ लेंगे, उससे आपको डिफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। तो विभवांतर इक्वल टू व्यय ऊर्जा अपॉन प्रभावित आवेश। क्या होती है? विभवांतर इक्वल टू व्यय ऊर्जा अपॉन प्रवाहित आवेश। ऊर्जा को कूलाम से जूल में डिनोट करते हैं और प्रभावित आवेश को कूलाम में। इसका मात्रक क्या होता है? कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ ली जाती हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसको किस से प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। इसका मात्रक होता है ओल्ट। एसआई में इसका मात्रक क्या होता है? ओल्ट। इसको V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से भी दिखाते हैं। इसका फार्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब विभवांतर इक्वल टू व्यय ऊर्जा अपॉन प्रवाहित आवेश। फिर आगे देखते हैं अनंत से, अब विभव बचा था ना, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओल्ट। मात्रक सभी के इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आप याद रखिएगा। फिर आता है विद्युत धारा क्या होती है। आवेशों की प्रवाह के समय की दर को क्या होती है? आवेशों के प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का प्रवाह किसमें होता है? चालक तार में होता है। किसमें होता है? चालक तार में। इसका फार्मूला क्या लिखा है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है? आवेश होता है। टी क्या होता है? समय होता है। I विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर कह सकते हैं और कूलाम प्रति सेकंड। क्या क्या मात्रक होते हैं? एम्पियर भी होता है, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सभी प्रशिक्षुओं के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी अच्छी तरीके से नोट्स प्राप्त कर सकें और अच्छा पढ़ सकें। फिर देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत धारा के मार्ग में हुए अवरोध, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। फिर आगे देखते हैं ओम का नियम। ओम का क्या नियम कहता है? ओम के नियम ने क्या क्या है देखते हैं। इस नियमानुसार, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, यदि दाब, ताप आदि भौतिक अवस्थाएं, जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं, नियत रखी जाएं, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा में के समानुपाती होता है। इसको भी आप जो बॉक्स में फार्मूला दिया गया उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। यदि ताप, दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I। तो समानुपाती जब हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा? R आएगा। V इक्वल टू आर आई। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन आई। मेन क्या होता है? V इक्वल टू आई अपॉन आई आर। V इक्वल टू आई इंटू आर। इस फार्मूले से भी आप ओम के नियम का डिस्कस कर सकते हैं। फिगर से आपको समझ में आएगा कहाँ पर उल्ट लगाया गया है, कहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, कहाँ पर क्या है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा फिगर बना दीजिएगा बस। फिर आते हैं धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका क्या होती है देखते हैं। यदि किसी कुचालक पदार्थ को, कोई भी कुचालक पदार्थ है, उसको बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे की विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए, तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। कोई भी कुचालक पदार्थ है उसको बेलनाकार नलिका के ऊपर
तांबे के विद्युतरोधी तारों को नलिका की लंबाई के अकॉर्डिंग लपेटा जाए तो इस प्रबंध को क्या कहते हैं? परिनालिका। अब इसमें देखते हैं परिनालिका क्या मतलब कैसे बनाई जाती है, वो सारा चीज़ देखते हैं, कैसा व्यवहार करती है। इसमें क्या होता है, तारों के सिरों को सूक्ष्म सेल, कुंजी तथा धारा नियंत्रक से जोड़ दिया जाता है। यदि इसे इस प्रकार से लटका दिया जाता है, आधार से इस प्रकार से लटकाया जाता है कि वह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो विद्युत परिनालिका में क्या होता है, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, मतलब रुक जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण, जो परिनालिका की जो क्षण होती है वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी तार दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो उसके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाएगी। सिंपल सा, आप इतना याद रखिएगा, जब इसके तारों को कहाँ कहाँ पर जोड़ा जाता है, तारों को सूक्ष्म सेल से जोड़ेंगे, कुंजी से जोड़ेंगे और धारा नियंत्रक से। जब जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको इस तरीके से लटकाएंगे कि यह स्वतंत्र रहे घूमने के लिए। फिर इसमें क्या करते हैं, सेल से विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या देखते हैं कि यह जो है परिनालिका उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, यह जो क्षण होती है वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। तो चुंबक के अकॉर्डिंग जब काम करने लगेगी तो उसी के हिसाब से इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, दूसरा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अगर धारा की दिशा बदल देंगे तो इसकी भी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, फिर आगे आते हैं चुंबक। चुंबक क्या होता है, ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा चुंबक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, चुंबक कहलाता है। ठीक, इसके गुण क्या होते हैं, चुंबक का मेन गुण होता है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना। उससे इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक को अगर क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाता है तो उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर रुक जाता है, ये भी आपको पता है। फिर आगे देखते हैं, दो चुंबक हैं, कोई दो चुंबक हैं, उनके विजातीय ध्रुव मतलब उत्तर और दक्षिणी ध्रुव सिरा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और जबकि सजातीय ध्रुव मतलब उत्तर उत्तर सिरा लेंगे, दक्षिण दक्षिण सिरा लेंगे, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, फिर इसका उपयोग क्या किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इस चुंबक का उपयोग किया जाता है, विद्युत यंत्रों में, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर में किया जाता है। कंपास सुई बनाने में, जो कंपास की सुई देखी होगी उसमें किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात करते हैं सब लोग। लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने में, मोटरसाइकिल देखा होगा, स्कूटर में, मोटर कार में डायनमो का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी चुंबक का यूज़ किया जाता है। वैसे चुंबक का बहुत जगहों पर यूज किया जाता है, लेकिन मिनिमम आपको बताया गया क्योंकि आप लोगों को ये चुंबक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएं, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जा कर के प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। अगर कहीं भी आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।